गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि 1 मार्च 2026 को अभी एमपी सेट कॉमर्स का एग्जाम हुआ है और अलग अलग सब्जेक्ट में एग्जाम्स हुए, तो आज हम एमपी सेट कॉमर्स के पेपर डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही गेट का है। जैसा कि मैंने क्लास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बोला था कि 100% पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हु इज द सक्सेसर ऑफ गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इन्होंने बताया है, जैसा कि इस क्वेश्चन से मैनेजमेंट में भी आया है और कॉमर्स में भी आया है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बना गेट के बारे में कि देखो डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ से पहले क्या था, गेट था। तो उत्तराधिकारी या सक्सेसर का मतलब होता है कि इसके बाद कौन आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, आप लोगों को भी पता था इसका आंसर, सही करके आए हो। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 1995। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका करंट का क्वेश्चन भी बोल सकते हो और नहीं भी बोल सकते हो। इसमें टोटल अभी 166 हो गए हैं। ठीक है, द डब्ल्यूटीओ रिसीव्स इट्स फंडिंग इन 2022 फ्रॉम मिसलेशंस इनकम्स एंड ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम, मतलब कितने जो मेंबर है उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो इसका आंसर आएगा 164। क्या आएगा, ये पुराना डेटा है लेकिन अभी करंट में टोटल मेंबर कितने हो गए हैं, 166 से, ये याद रखिएगा। ठीक है, कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल मेंबर हो गए 166। ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन आ जाएगा। विच थ्योरी स्टेट द वेरिएंट इन द नेशनल लेबर एंड कैपिटल इंडोर्समेंट डिटरमाइन इट्स एक्सपोर्ट। ये हमने बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, जैसे उसमें हेक्सर ऑयलेन थ्योरी थी, अलग अलग प्रिंसिपल्स थे। तो इससे क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी। ठीक है, जिसमें हम कहीं ना कहीं किसके बारे में बात करते हैं, दो चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक तो हम बात करते हैं लेबर के बारे में और कैपिटल के बारे में बात करते हैं। क्लियर है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड, कि सार्क की पहली समिट कब हुई थी। तो मैंने सार्क भी बताया था। ठीक है, कि सार्क कब स्टैब्लिश हुआ था, सार्क में मेंबर कंट्री क्या होती है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। जैसा कि मैंने क्लास में बताया है कि जरूरी नहीं जो आपने पढ़ा वही क्वेश्चन है, उसके आगे पीछे या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो सार्क में जो पहली समिट हुई थी ना, वो बांग्लादेश में हुई थी। बांग्लादेश में कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। तो इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन रिपीट हो भी जाते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड फैक्ट आपको पढ़ना है ताकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। सार्क समिट जैसे रीजनल समिट होती है, रीजनल में आपका एशियन भी आ जाएगा, नाफ्टा भी आ जाएगा, वैसे सार्क भी है। जैसे आप तो मैनेजमेंट के हो लेकिन स्पेशली कॉमर्स वालों को इंपॉर्टेंट था। सार्क में क्या हो जाएगा आपके जैसे बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, ये आसपास के जितने भी रीजनल जो क्षेत्र हैं उनको डेवलप करना, इकोनॉमिक ग्रो करना, उसके लिए बनाए गए थे। क्लियर है, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी ट्रिक, एमबीबीएस पेन। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अभी एक बार और बता देती हूँ शॉर्ट में। देखो, एमबीबीएस पेन, इसमें क्या हो जाएगा आपका, एम से हो जाएगा मालदीव, बी से बांग्लादेश हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो ये क्या होता है, जितने भी आसपास के जो सेक्टर होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनको डेवलप करना और ग्रो करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जाता है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि जिसे नहीं बना है ऑल ऑफ दिस लगा सकता है। तो ये सबसे बढ़िया था। द कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कंप्राइज ऑफ, मतलब ये बोल रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिजनेस में जो कल्चरल के बारे में भी क्लास में कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जैसे मैंने मार्केटिंग या मैनेजमेंट में आपको कल्चरल के बारे में बताया। कल्चर मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपके जो रूल्स रेगुलेशन या ट्रेडिशंस होते हैं, बताया था क्लास में, याद आ रहा है कुछ, कि आप कल्चर मतलब तो तरीका होता है कि आप अपने बिजनेस में काम को कैसे कर रहे हो, किस तरीके से उसको कंप्लीट कर रहे हो। तो वो होता है एक कल्चरल इन्वायरमेंट, जिसमें आपका रिलीजन, कस्टम्स एंड मैनर्स आ जाएगा, वैल्यूज और एटीट्यूड आ जाएगा, कस्टम्स एंड मैनर्स आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा,
ऑल ऑफ दिस। ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में डिस्कस करा है, कई बार आपको बताया है कि कल्चर मतलब क्या होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि आप टेम्पल में जाओगे तो हमारे यहाँ का कल्चर ये, सभ्यता ये, तो एक जो आपका तौर तरीका है, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो यही होता है इंटरनेशनल बिजनेस में। क्लियर है? तो बहुत सारी चीजें हैं, पर रेनी ने पता नहीं क्यों नहीं करा। ठीक है, ठीक है, हाँ, इट्स ओके, चलेगा। The following statement defines a dynamic and multidimensional process of economic integration whereby national resources become more and more इंटरनेशनली मोबाइल वाइल नेशनल इकोनॉमिक्स बिकम। देखो, इसमें ये बताया गया है कि जब आप इकोनॉमिक रूप से डेवलप करते हो तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले ही बता दिया आंसर। कहाँ पे बता दिया? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से। क्या आप इकोनॉमिक रूप से इंटीग्रेशन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो आई थिंक ये भी सही होगा। मैंने ये भी बताया था कि आपको क्वेश्चन किस टाइप से अटेंड करना है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका जो है बैंकिंग का भी क्वेश्चन हो जाएगा और फर्स्ट यूनिट का भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट? कि मॉनेटरी, देखो दो टाइप की मैंने पॉलिसी बताई थी, एक मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और दूसरी क्या थी? फिजिकल पॉलिसी। हिंदी में बोलेंगे मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति को कंट्रोल और मैनेज करने का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। लेकिन जो मौद्रिक नीति होती है उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, किन्ने बताया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। तो जब आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हो ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा। पहले पार्ट में ये बता रखा है, उसके बेसिक टर्म्स बता रखे हैं, दूसरे में बताया है रेपो रेट बताया, बैंक रेट बताया है, एसएलआर बताया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या आंसर आ जाएगा? एसडीआर, क्योंकि स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटीज आ जाएगा, एलएफ आ जाएगा, और रिजर्व रेपो रेट। तो ये सही था, तो इसका आंसर क्या आएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं और इसको करते समय हमें पहले ऑप्शंस को देखना है ध्यान से, इसके बाद एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है। एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम चीजें अच्छे से कर पाएंगे। द वर्ल्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड 1944, ये तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया है, दोनों स्टैब्लिश कब हुए थे? 1944। और इसके पहले की हिस्ट्री भी बताई थी। इसके पहले की हिस्ट्री क्या बताई थी? ब्रेटन वुड जो है समिट हुआ था, और समिट में कहीं ना कहीं आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? ये क्लास में बताया था। इसके बाद बताया था द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ऑफन वर्क टुगेदर। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक साथ काम करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों का काम क्या होता है? फंडिंग प्रोवाइड करना, लोन देना, और कहीं ना कहीं उनको डेवलप करना, ग्रो करना, उसके लिए। तो सही बात है, एक जैसे ही काम है ना। फिर मतलब जैसे होता है ना कि ये बैंक है, ये बैंक है, तो उनका काम तो सिमिलर है ना, सेम काम है ऐसा, ठीक है, सेम काम है ऐसा। अब नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ फैमिली ऑफ 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत है, यहाँ पे 4 की जगह पे 5 आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आईबीआरडी, ऐसे 4 टाइप के नाम है जिसके अंदर जो है वर्ल्ड बैंक काम करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक का काम होता है कि रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करना, तो ये भी सही है। और इसके अंदर क्या आएगा? आईबीआरडी, ठीक है, आईबीआरडी, ठीक है। आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। क्लियर है? हाँ, वही है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका आया था ईपीआरजी मॉडल पे। ठीक है, विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ इंटरनेशनल अकॉर्डिंग टू द ईपीआरजी फ्रेमवर्क? ईपीआरजी फ्रेमवर्क या मॉडल है, नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसमें आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। तो बेसिकली सिंपल था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाम से ही समझ में आ रहा है, उन्होंने पूछ रखा है आपको ईपीआरजी फ्रेमवर्क में इसका फाइनल स्टेज, तो फाइनल क्या है? जी है, और जी का फुल फॉर्म क्या आएगा? जियोसेंट्रिक, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था, कोई दिमाग लगाता तो भी सॉल्व हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ? जिसने डब्ल्यूटीओ अच्छे से पढ़ा होगा तो वो बता सकता है इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में हम जो है थोड़ा सा, जैसे अभी
आपकी प्रोविजनल या मेन आंसर क्या आएगी ना, तो उसमें ऑप्शन में देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि WTO का फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा, आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने क्लास में पढ़ा था ना कि WTO मतलब ट्रेड होता है, ट्रेड में अगर इसका आंसर आएगा डी। और मैं इसको थोड़ा समझा देती हूँ अगर आपको समझना है कि WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई तो इससे रिलेटेड हो जाएगा। सेकंड में है कि कोई ट्रांजेक्शन हो गया है, ठीक है, और पेमेंट है, ट्रांसफर है, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड में सारी चीजें आती है। इसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि ट्रेड करने में, ट्रांजेक्शन करने में कोई वाद विवाद हो गया, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा कि हम कहीं ना कहीं कॉम्युनिक प्रोटेक्शन एंड ट्रेड बैरियर्स का काम नहीं करते। ठीक है, ये न्यूमेरिकल था। इसका क्या है? तो ठीक है, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। वैसे इसका आंसर नंबर है आपका डी। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बेसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा मैनेजमेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट। इसमें क्या दे रखा है, अ कंपनी XYZ लिमिटेड हैज अ मेड। इसमें आपको एक कंपनी दे रखी है, उसने उन्होंने डाटा दे रखा है कि एक का डाटा जो दे रखा है 16,000 इन्वेस्टमेंट का रखा है। इसके बाद उसका प्राइस दे रखा है 16,800 बता रखा है। तो इन्होंने पूछा है वो जो डाटा या अकाउंट दे रखा है उसको कहीं ना कहीं शो करना क्या कहलाएगा, तो इसको हम कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मीनिंग ये होता है कि आप अपने जो है लॉस को शो करो और प्रॉफिट को शो मत करो, क्योंकि प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपके लाइफ बिजनेस में जो भी अनसर्टेनिटी है उसको शो करना इसका काम होता है। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, इसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन आया था, तो इसका ऑप्शन हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, the part of net assets of subsidiary company which are not owned directly or indirectly by the parents company is known as, किसको बोलते हैं, पेरेंट कंपनी। ठीक है, इन्होंने पूछा है एक ऐसा पार्ट जिसमें नेट असेट्स दे रखा है, सब्सिडरी दे रखी है, तो उसमें पेरेंट कंपनी क्या आ जाएगी, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि और भी ऑप्शंस रह सकते हैं ना, कि अगर जैसे इन्होंने बोला है कि कोई कंपनी इसमें आपका जो है आपका रूल नहीं है, आपकी ओनरशिप नहीं है, तो फिर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इसका क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन पर्टिकुलर प्रोसेस 2800 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस आउट ऑफ विच 10% यूनिट इज द नॉर्मल लॉस इफ द एक्चुअल आउटपुट इज 2100 यूनिट्स देन ईयर। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था कि इसका आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज तो इजिली आप इसका 2800 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 यूनिट्स आ जाएगी। बट ये नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं ये प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल गेन ऑफ 420 यूनिट्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी आया आपका रेशो से क्वेश्चन आया था, द करंट रेशो 5:2 एंड लिक्विडिटी रेशो इज 1:1। इफ द इन्वेंट्री इज 1,20,000 देन द करंट लाइबिलिटीज विल बी 80,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। देखिए 67 की बात करें तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था। इसमें आपको बोला था ओनली स्केर्स पीपल शुड कंप्राइज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दिस स्टेटमेंट इज कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। HRM से क्वेश्चन आया था। HRM में आपको बता रखा है कि मतलब आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो बहुत पुराने टाइम में, तो ये कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था, जैसे हमने अकाउंटिंग में देखा था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, वैसे IFRS आता है। तो IFRS का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, याद था आप लोग को। ठीक है,
ये ऑडिटिंग से क्वेश्चन था, जैसे मैंने बोला था बेसिक ऑडिट का क्वेश्चन आएगा। ऑडिट मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग के बाद क्या होता, पहले बुक कीपिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, ऑडिटिंग होता है। ऑडिट करते समय जो आप चेक कर रहे हो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रूफ चाहिए, तो इसमें यही बोला है, क्या आएगा इसका आंसर, वाउचिंग आएगा। इज द एग्जामिन एंड आप देख रहे हो ये डाटा, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसको चेक करना, जांच पड़ताल करना, तो वो होता है वाउचिंग। क्लियर है? बेसिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपका ऑडिट से ही आया था, मैनेजमेंट ऑडिट, मैंने क्लास में डिस्कस करा भी था, है ना। रेनी, शुभी, नहीं शुभी नहीं थी, प्राची थी, मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में मैंने बताया था और यही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अ यूनिक प्रोसेस ऑफ अप्राइजिंग। देखो मैनेजमेंट ऑडिट को इंटरनल ऑडिट भी बोल सकते हैं, कि आप अपनी कंपनी में जो इंटरनल रूप से ऑडिट करवा रहे हैं ना, उसको मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कि बता रखा है यूनिक प्रोसेस ऑफ अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर और परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट ऑडिट। ये क्वेश्चन में आंसर छुपा था। ठीक है, अगर कोई ईमानदारी से थोड़ा बहुत भी करता है ना, तो उसको 60 नंबर, 50-60 नंबर आराम से आ जाते हैं। बेसिक मतलब ज्यादा इतना डेप्थ में नहीं गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। बिजनेस इकोनॉमिक क्लास में हमने कई बार पढ़ा है, मतलब देखा है उससे क्वेश्चन। तो इनने पूछा है कि बिजनेस इकोनॉमिक में क्या रहेगा, तो फर्स्ट वाला क्या है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। बिल्कुल सही है कि कॉस्ट का एनालिसिस करना। इकोनॉमिक का मतलब ही होता है ना कि आप देख रहे हो कि आपका जो पैसा है ज्यादा से ज्यादा नहीं लगे, कम से कम लगे और प्रॉफिट हो। सेकंड है प्रॉफिट मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। डिमांड एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो है ना, डिविडेंड प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसमें नहीं करते हैं, ये दूसरे चैप्टर का है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। इन केस ऑफ इनफेयर गुड्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इज अ बायर इनकम ऑन इट्स डिमांड, तो इसका क्या आ जाएगा कि कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। ये आपका जैसे डिमांड और गिफिन गुड्स है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जब ऐसा होता है ना कि आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी, आज अगर सपोज आप जैसे स्ट्रीट फूड खा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी, तो क्या आप खाओगे, क्या नहीं खाओगे, तो वो चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इन्होंने यही बोल रखा है निम्न कोटि की वस्तु के मामले में, कि जो लो क्लास की है, कि हमारे क्लास की नहीं है, जो परचेसर है उसकी आय में अगर चेंजेस हो रहा है, आय में चेंजेस कैसे, आज आपकी 20,000 सैलरी है, कल 50 हो जाएगी, तो क्या आप अपनी प्रेफरेंस चेंज करोगे ना, कि अभी हम लो क्वालिटी के हम यूज नहीं करेंगे। तो उनकी कहीं ना कहीं इनकम में जब चेंजेस हो जाती है, तो उसकी डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वो लो क्वालिटी की चीजें नहीं लेता, लो क्वालिटी में क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो क्वेश्चन को समझो, बहुत ही ईजी था ये। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम अदर क्लास में देख लेंगे, और इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट when more and more units of commodity are consumed that marginal utility, क्या होता है, marginal utility क्या हो जाएगी, डाउन हो जाती है, तो begins to डिक्रीज। मार्जिनल यूटिलिटी से भी क्वेश्चन आया, अभी एक और क्वेश्चन मिलेगा। तो जब चीजें कहीं ना कहीं अब कंजप्शन कर रहे हो, एक टाइम बाद वो चीजें होती है डिक्रीज होने लग जाती है, तो इसका भी एक लेवल होता है। सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी पहले तो इंक्रीज होगी, क्या होगी पहले, तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, या उसको नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वाले में नहीं, लास्ट वाले में नेगेटिव हो जाएगी, सेकेंड में क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इसके 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ए। ठीक है, given the fact that marginal rate of substitutes between x and y is a diminishing indifference curve, तो इंडिफरेंस कर कहाँ होगा आपका, कहीं ना कहीं कन्वेंस ओरिजिन से कन्वेंस की तरफ होगा। तो कन्वेंस हो गया है और कनकेव हो गया है, दोनों को क्लियरिटी रखिएगा। when more and more unit of variable factor are combined with the fixed factor the resulting law is called, तो क्या आएगा इसमें, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये क्लास में अभी नहीं कराया तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ सिंपल है क्वेश्चन, कि आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये क्या लिखा है,
पर वो इतना ना एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि हम क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने ये चीज भी क्लास में टिप्स बताई थी कि आपको क्वेश्चन में आंसर छुपा मिलेगा, अगर आप जरा, बहुत सारे आए थे, चीजें मैंने बताई भी थी। नहीं 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 होता है ना वो क्वेश्चन, मेरा अभी इकोनॉमिक वाला भी बताया था ना, सेम ऐसे ही हुआ, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है ना कि उसमें चेंजेस हो रहे हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और दूसरी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि वो स्थिर है, वहीं की वहीं रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, ये तो आपने बहुत बेसिक पढ़ रखा है। तो इसमें उन्होंने यही बोला है कि जो कहीं ना कहीं वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, तो वेरिएबल फैक्टर्स में कौन सा रूल अप्लाई होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो कौन सा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। सिंपल सी बात पूछ रहे ना कि वेरिएबल फैक्टर में कौन सा रूल अप्लाई होगा। क्लियर है? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन बोल सकते हैं। द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड। मतलब मैंने अभी जस्ट बताया है कि ऐसी कॉस्ट जिसकी चीजें चेंज नहीं होती है, हमेशा फिक्स्ड होता है, इसका आंसर क्या आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है? ठीक है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज द फॉलोइंग, देन जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, बताओ। हाँ हाँ, वो भी इंक्रीज होगा ना, सीधी बात है। जैसे अगर क्या होता है, हाँ तो नहीं, क्या होता है कि मार्केट में अगर कोई चीज सस्ती होगी तो लोग लेना चाहेंगे। ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो मैंने ये चीज बताई है कि अगर प्राइस कम होते हैं तो मार्केट में डिमांड क्या होती, बढ़ जाती। इस टाइप से उसका अपोजिट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें जैसे अभी प्रोविजनल आंसर की आएगी तो उसके एक या दो आंसर बता सकते हैं, पर अपन देख लेते हैं। अंडर कंक्लूसिव ओलिगोपोली प्राइस इज ऑफन डिसाइडेड बाय। ठीक है, तो इसमें इसकी दो आंसर बता रहे हैं। वैसे तो प्राइस लीडर है। ठीक है, कि आप ओलिगोपोली मतलब क्या होता है पहले समझ लो, कीमत नेता नहीं समझ में आएगा ना कि क्या है। ओलिगोपोली मतलब होता है पूरे मार्केट में हम राजा हैं। नहीं मतलब वो तो मोनोपोली में होता है, ओलिगोपोली में होता है कि हम अपने हिसाब से जो है प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा प्राइस लीडर या द इंडस्ट्री आ जाएगा। दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो पीएससी कभी कभी ये भी करती है, दोनों ऑप्शन को सही मान लेती है, दोनों ऑप्शन सही मान लेती है। तो देखते हैं प्रोविजनल आंसर के में क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं विच प्राइसिंग पॉलिसी शुड बी एडोप्टेड टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू सीजन। मतलब अकॉर्डिंग टू सीजन जो चेंजेस होते हैं तो वो गुड्स और प्राइस में चेंजेस होते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आएगा कहीं ना कहीं, उसमें बहुत सारी वेराइटी ऑप्शन होते हैं, तो इसका आंसर आएगा मल्टीपल प्राइसिंग। ठीक है, अब है द लीजर शुड बी। लीजर पता है क्या होता है? लीजर मतलब जो कहीं ना कहीं आपसे रेंट में लेके रखा है, किराए पे ले रखा है। द लीजर शुड रिकॉर्ड एन असेट्स गिवन अंडर अ फाइनेंस लीज। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ये क्लास में शायद डिस्कस नहीं करा था, लेकिन ये था कि लीज के बारे में। हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि इसको आपने किराए पे लिया है, लीज पे लिया है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ, which one of the following method is based on the time value of money in the selections of the proposal for capital investment। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने क्लास में बोला था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो उसमें से कौन सा नहीं है बताओ। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। द कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ न्यू कैपिटल इशूड बाय अ कंपनी इज कॉल्ड। मतलब मैंने ये बताया जब भी आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो तो इट्स कॉल्ड अ मार्जिनल कॉस्टिंग। सिंपल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग। द एडवांटेज ऑफ असेट्स सिक्योरिटाइजेशन इज। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है संपत्ति प्रतिभूतिकरण क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। दिस इनवेल्स
फास्टेड रिकवरी ऑफ फंड्स, ठीक है, कि मतलब बहुत जल्दी फास्टेड रिकवरी हो जाती है। द फंडिंग कॉस्ट इज अ कॉम्पिटिटिव लेस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डन थ्रू, कि जो वर्किंग कैपिटल होती है कैसे वो कंप्लीट होती है, तो वर्किंग कैपिटल से आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट। जैसे हम जो काम कर रहे हैं तो उसमें कितनी कैपिटल लगनी है, पूंजी लगनी है, तो उसका हम फोरकास्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कितना एक्सपेंसेस है। जनरली जैसे आप लोग रह रहे हो हॉस्टल या पीजी में रह रहे हो तो 10,000 आपका एक्सपेंसेस लग रहा है या 8,000 लग रहा है, हम फोरकास्ट करके पता लगा सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा जो है, हाँ 5 बोल रहे हैं, कुछ 7 भी बोल रहे हैं, वैसे जनरली इसका आंसर 5 आएगा। क्या दे रखा है, हाउ मेनी, क्या दे रखा, हाउ मेनी कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन अ बास्केट ऑफ करेंसीज ऑन 1 जनवरी 1981 फॉर द वैल्यूशन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर के बारे में बता रखा है, तो इसमें कितनी कंट्री को इंक्लूड किया गया है, तो 5 कंट्री है जनरली। तो एसडीआर हो गया, जीडीआर हो गया, एडीआर है, इंपॉर्टेंट है, भले अभी लिख लो, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। एसडीआर मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गया है, एडीआर मतलब अमेरिकन डिपोजिटरी सिस्टम हो जाएगा। एसडीआर लिखना था, जीडीआर लिखना था और एडीआर लिखना था, इससे क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये जो ट्रू फॉल्स है, ठीक है, ये ऑल ऑफ दिस टाइप से क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एमपी सेट के क्वेश्चन में आते हैं। अब एमपी सेट का एग्जाम तो टाइम लगेगा, 2017 में ही होगी, इस साल तो नहीं है कोई वैकेंसी, 17 में या 18 में उसका एग्जाम होगा एमपी सेट का फिर से। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, बट नेगेटिव मार्किंग में कोई ऐसा है नहीं, इसमें आपकी 100% पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन में, तभी आप टिक करोगे, अदरवाइज तो नहीं करोगे। विच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो इसमें हम देखते हैं कि आपको अलग अलग दे के रखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। द टर्म हाई पावर्ड मनी रिफर टू, यहाँ पे उच्च शक्ति द्रव्य मतलब हाई पावर्ड मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आरबीआई आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। करेंसी इशूड बाय आरबीआई एंड हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर रॉय हेरोल्ड ने क्या सजेशन दिया था, तो इन्होंने जस्ट सजेशन ये दिया था कि ऑप्शन आपका आएगा गोल्ड शुड बी अप्रिशिएटेड, मतलब स्वर्ण का अधिमूल्यन किया जाए, कि मतलब कहीं ना कहीं आप गोल्ड का जो रेट है ज्यादा कर दोगे तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, जो होगा लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पे जीडीआर से क्वेश्चन आ गया। जीडीआर मतलब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटरी रिसिप्ट आर यूजली डोमिनेटेड इन, ये आएगा यूएस डॉलर, ठीक है, ग्लोबल रूप पे बात करें ना तो यूएस डॉलर ही आता है। सही है, यूएस डॉलर आएगा इसका आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनस्टेबल एवरेज, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मोड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द सेक्टर इज इन अ सर्विस ऑफ वैल्यू अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्रेशंस, आप किरण बोलेंगे, ठीक है। A mathematical method for measuring the intensity or the
मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन सजेस्टेड, तो इसका आंसर क्या आएगा, कार्ल पियर्सन। ठीक है, वेन अ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, सिंपल है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, द टर्म डाटा प्रोसेसिंग एरर, मतलब डाटा प्रोसेसिंग में क्या एरर होता है, बताओ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पढ़ो क्वेश्चन, रीड करो ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा, इन द बिजनेस रिसर्चर द रिसर्चर यूजेस बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चनरी टू कलेक्टेड डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब यहाँ पे ये रिसर्च का क्वेश्चन था, और रिसर्च में आप कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, पूछ सकते हो, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसमें दे रखा है ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रोवाइड क्वालिटेटिव डेटा इन द पार्टिसिपेंट्स ऑन वर्ड्स, मतलब वहां पे आपको जो है, आपको एक डेटा प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी कॉम्पिटिटर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सैंपल डिजाइन से क्वेश्चन आया है, तो जो सैंपलिंग था वो भी मस्ट इंपॉर्टेंट था आपका पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए, रिसर्च स्टैटिक का पार्ट है, तो इन्होंने यहाँ पे स्टेप दे रखी है, तो हम देख लेते हैं स्टेप में क्या आएगा। सबसे पहले आएगा टाइप ऑफ यूनिवर्स, तो इसका क्या आएगा, थर्ड आएगा, तो बाकी तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। अब थर्ड के बाद हम देख रहे हैं, थर्ड के बाद आएगा सैम्पलिंग यूनिट, तो थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट, फिर इसके बाद आएगा साइज ऑफ सैंपल, तो सेकेंड आएगा, फिर इसके बाद आएगा आपका सैम्पलिंग प्रोसेस, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ये जीआई स्क्वायर टेस्ट ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट था, अभी भी है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी होगा, कि विच इज द करेक्ट विथ द रिलेशन टू जीआई स्क्वायर टेस्ट, तो क्या आएगा इसका आंसर, बताओ। हम्म, ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम्म, आपका गलत हो गया था, फर्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, एक मिनट, विच इज द करेक्ट विथ रिलेशन टू ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, ची स्क्वायर टेस्ट के बारे में बता रखा है, तो हम पहले फर्स्ट ऑप्शन देख, सारे ऑप्शन पढ़ लेते फिर डिस्कस करते। टेस्टिंग द, इसमें एक तो प्रॉपर दिखा नहीं पीडीएफ में, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस, कि वहां पे उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशंस कराया वहां पे उसकी गुडनेस के बारे में, अच्छाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला ही सही आएगा, बाकी सही नहीं लग रहे, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट में, ची स्क्वायर टेस्ट में यही होता है, तो फर्स्ट वाला सही होगा। ठीक है, अब पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक तो मैंने क्लास में बताया था इंपॉर्टेंट है, तो करके आए होगे, नहीं आया तो निकल जाओ क्लास से बाहर। विच नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज अ, क्या लिखा है ये, कंट्रप्टेड ऑफ द वन वे एनोवा, कि इसमें जो है पैरामेट्रिक में कौन कौन सा जो है एनोवा का कहीं ना कहीं एक प्रतिरूप है, तो इसमें आएगा एच टेस्ट, क्या आएगा, एच टेस्ट। ठीक है, ये रिसर्च प्रोसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी एग्जाम है मोस्टली एग्जाम्स में आता है, अभी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ तो उसमें भी आया, अभी एमपी सेट में भी आया, और नेक्स्ट जून में भी आएगा, या तो पेपर 1 में पूछ लेंगे या तो पेपर 2 में पूछ लेंगे, रिसर्च की स्टेप, तो पढ़ो बताओ इसका आंसर क्या होगा रिसर्च स्टेप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आएगा बी।
क्या दे रखा है, एस्टेब्लिश्ड अ रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करना, फिर हाइपोथेसिस फ्रेमिंग, क्योंकि हम रिसर्च करने के बाद क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना करना, उसके बारे में विचार करना, ठीक है, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग आएगा, फिर जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में बात करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैनेजमेंट से था। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शंस मींस, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि एक इंसान को एक ही ऑर्डर देगा। तो सिंपल था कि सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर, कि एक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसा नहीं कि एक पर्सन कर रहा है तो चार लोग उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं जेड थ्योरी के बारे में, जो कि मैंने क्लास में बताया। जेड थ्योरी से क्वेश्चन आया, जेड थ्योरी क्या बताया था, जेड थ्योरी का मतलब ये होता है, पर ये क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इसमें से कौन सा नहीं है, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ जेड। ठीक है, तो जेड थ्योरी का मतलब क्या था, जेड थ्योरी में मतलब था कि वो अपने इंप्लॉइज से रिलेशन बेटर करके चलते थे, उनको कंफर्ट जोन में, और ये प्रिंसिपल कहाँ का था, जापान का, और ये प्रिंसिपल किसने दिया था, आउची ने दिया था, क्लास में पढ़ाया था मैंने, इससे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो पहले हम देख लेते हैं। पहला आएगा अटेंशन टू ह्यूमन रिलेशन, ये तो नहीं है, बिल्कुल ये सही है। फिर है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। फिर क्या है, होलिस्टिक कंसर्न, ठीक है। फिर लास्ट वाला है फास्ट एवोल्यूशन एंड प्रमोशन, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, in the Robert Blake and John Mountains management grid, which leadership styles has a low concern for people and high concern of productions? क्या था ये बताओ, पढ़ा था ये क्लास में कि नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा है मैनेजमेंट में? ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑथोरिटी ऑब्लिडियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ये आपका मैनेजमेंट का टॉपिक है। ठीक है, जो हमने ग्रेड या माउंटेन के बारे में पढ़ रखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, ये जो है यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वही है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना आपके लिए बहुत रामबाण है, अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ रहा है। मतलब आप जो है एक प्रीवियस ईयर को जो बुक लेना उसमें जिसमें डिस्क्रिप्शन अच्छा हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना, तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 104 की, द फ्रेमवर्क ऑफ एस्टेब्लिश्ड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी वाज ओरिजिनल स्टेटअप, किसने कराया? तो सिंपल है कि ये कैडबरी कमेटी के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो ये तो सिंपल फैक्चुअल डाटा था कि इन्होंने अच्छे कॉर्पोरेट और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। A process that is used for identifying and developing internal people with the potential to fill key business leadership position in the company is called, बताओ क्या कहेंगे? इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, कि कहीं ना कहीं आप कंपनी में क्या कर रहे हो, अपने जो पोस्ट पे रखने के लिए, हायर करने के लिए सोच रहे हो, तो सक्सेशन प्लानिंग इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following method falls under the category of क्वालिटेटिव मेथड ऑफ जॉब एलिवेशन? कि जॉब एलिवेशन मतलब क्या होता है, जॉब मूल्यांकन मतलब होता है कहीं ना कहीं आप जो जॉब कर रहे हो उसका मूल्यांकन या वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने, इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, तो इसका ऑप्शन आएगा रैंकिंग मेथड। ठीक है, इसमें नहीं आता, देखो बाकी तो है, पॉइंट ऑफ कंपेरिजन मेथड भी है, फैक्टर भी है, और तो ये आएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है,
ये पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीड करो। ठीक है, ये मैनेजमेंट का बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या आ जाएगा? एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, सहचारी सहभागिता। मतलब ये होता है ना कि आप किसी की सहमति ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, साथ में काम कर रहे हो, तो एक दूसरे से सपोर्टिव बनाते हुए चल रहे हो, तो इसका क्या आएगा? एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। की पार्टिसिपेशन भी जरूरी है, क्योंकि अकेले चीजें मैनेज करना है, इसलिए किसी का पार्टिसिपेशन हो जाता है तो चीजें ईजिली हो जाती है। क्वेश्चन 108 की बात करते हैं, तो 108 में क्या आएगा? इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न व्यू ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? संघर्ष, कि एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, वो होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आएगा कि संघर्ष अपरिहार्य है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था और कई बार मैं क्लास में इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। व्हेन इन अ कंपनी एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इज एवेल्युएटेड बाय हिज सुपरवाइजर, पीयर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड सबऑर्डिनेट, दैट सच परफॉर्मेंस एवेल्युएट मेथड इज अ 360 डिग्री परफॉर्मेंस। और मैंने बताया अपनी लाइफ में भी 360 डिग्री परफॉर्मेंस होना चाहिए। 360 डिग्री परफॉर्मेंस कंपनी में ये होता है कि वहाँ के सुपरवाइजर है, एम्प्लॉइज है, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर, सब पे काम करेंगे। एक सर्कल क्या होता है? 360 मतलब पूरा एक सर्कल है, मतलब सारे पॉइंट पे फोकस करना है, हमें एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। तो वैसे आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए सारे पॉइंट कवर करोगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट। When is a training center is a setup and actual job conditions are a duplicated or simulated. This training is, क्या बोलेंगे उस ट्रेनिंग को? ठीक है, उसको बोलेंगे वेस्टिबल ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब एक ऐसी ट्रेनिंग होती है कि जहां पे आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं सेंटर हो रहा है, उस सेंटर में एक्चुअल जो काम होने वाला उसकी सेम कॉपी और डुप्लीकेट वैसा ही वर्क करवाते हैं, वैसे ही आपको केस स्टडी और टारगेट दिया जाता है। ठीक है, फॉलो करवाते हैं। क्लियर है? वो कोशिश करते हैं ना कि आप एक्चुअल जो आने वाली चीजें हैं उसको हैंडल कर पा रहे हो, टेकल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ऐसा। द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रेसिडेंटी बैंक। तो कई बार मैंने आपको क्लास में समझाया था कि आपकी जो है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आई थी, और 1921 में इंपीरियल बैंक को ही हमने जो है कहीं ना कहीं नेशनलाइज करके 1955 में एसबीआई की स्टैब्लिश करा था। और उसके पहले 1921 कैसे आया है? क्योंकि उसके पहले भी 3 बैंक जो 1800 में स्टैब्लिश हुए थे, कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास। तो याद था अच्छे से? तो इसका आंसर आएगा पंजाब। पंजाब का उससे कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं था। ठीक है, ये तीनों बैंक आए थे और इसी को बाद में नाम चेंज करके क्या कर देते हैं? 1921 में कर देते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सोर्सेज ऑफ फंड ऑफ कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडेड द फॉलोइंग। कि कहीं ना कहीं जो कमर्शियल बैंक होता है वहां पे जो फंड होता है उसमें किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो उसमें क्या क्या होता है? देखो, पेडअप कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है, और डिपॉजिट भी करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी है कि कहीं ना कहीं वहां पे कंसल्टेंसी का काम तो नहीं करेंगे। बैंक में कंसल्टेंसी का काम नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब लाइक होता है कि आप पैसे जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है, या लोन ले सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी का काम होता है क्या बैंक में? नहीं, तो उसके लिए अलग जाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 3 रीड करो जब तक मैं पानी पीती हूँ। ठीक है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन असेट्स स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक। कि कमर्शियल बैंक में इसको मतलब इंक्लूड नहीं किया गया है। तो देखो, कैश बैलेंस को तो करेंगे, क्या आपका बैलेंस इतना है, ठीक है। इसके बाद मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है, ये भी करते हैं। लोन एंड एडवांस, अभियान मैंने बताया कि लोन लेना है आपको, एडवांस लेना, वो भी काम करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट डिपॉजिट। ये काम इसका बैंक का नहीं होता है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन। रिजर्व बैंक इंडिया मैंने बताया है कई बार कि 1934 में एक्ट आया था, तो ये गलत करके आए हो। बहुत बढ़िया, ऐसे सिली मिस्टेक होती है। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। क्लास में कई बार डिस्कस हो चुका था, फिर भी हाँ क्या हो गया? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, रेपो रेट के बारे में था, बैंकिंग से क्वेश्चन था कि रेपो रेट इज द रेट ऑफ एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि आरबीआई जो होती है थोड़े टाइम के लिए आपको कहीं ना कहीं फंडिंग प्रोवाइड करती है, वो होता है रेपो रेट। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। यहाँ पे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कि कैपिटल मार्केट में क्या नहीं आता है, बताओ क्या नहीं आएगा इसका आंसर? ये नहीं आएगा। ठीक है, कैपिटल मार्केट में आपका इक्विटी शेयर आता है, प्रेफरेंस भी आता है, वारंटी भी आती है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेट ऑफ मनी मार्केट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई करता है। ठीक है, Which of the following assets is not included in the classification of assets of banking financial company? कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वहां पे वो इंक्लूड इसको नहीं किया गया है। तो देखो, हाँ बिल्कुल सही, स्टैंडर्ड असेट से है, सब स्टैंडर्ड असेट से ये भी आएगा, और डाउटफुल असेट। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, बाकी तीनों को सम्मिलित किया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था और सेबी से था, क्लास में कई बार मैंने बोला था याद कर लेना डेट। ठीक है, सेबी था। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैब्लिश, तो कब स्टैब्लिश हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। टेली बैंकिंग इज एन, टेली बैंकिंग का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, कि ऑटोमेटिक बैंकिंग हो रही है। क्लियर है? इन ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फोकस इन गिवन, कि ओल्ड कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में किसके बारे में फोकस करते थे? प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि पहले के टाइम, जैसे मैंने बताया था, हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, कि पहले के टाइम पे ऐसा मार्केटिंग या प्रमोशन नहीं होता था, सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करते थे। आपको लेना हो तो लो, नहीं तो प्रमोशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो देख लिया कैसे क्वेश्चन आए थे एमपी सेट में। तो नेक्स्ट अगर आपको एमपी सेट की प्रिपेयर करना है तो अभी से कर सकते हो। वैसे हम यूजीसी नेट अभी जून पे और दिसंबर वाले पे फोकस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा था कि नॉर्मली अ होलसेलर डज नॉट टू रिटेलिंग एंड डज नॉट सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर। तो क्या आएगा इसका आंसर? क्लास में अच्छे से समझाया कि आप मतलब कहीं ना कहीं उनको डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हो। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आएगा डी। ठीक है, नहीं नहीं सही है बेटा, सही है वो। हाँ ठीक है, देखो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यील्ड अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड पिक्चर्स रेदर देन अ मार्केट ओरिएंटेड पिक्चर्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब उन्होंने बताया है, ये मैंने बताया आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से, किससे रिलेटेड है? ठीक है, इन्होंने बताया है ये जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड पिक्चर्स होता है आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है, ना कि मार्केट के बारे में। आपको एक प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट का पता चलेगा, मार्केट का नहीं पता चलेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये सही। हाँ तो सही, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इन अ फर्म प्राइस डिटरमिनेशन स्टार्ट अ हायर लेवल एंड स्लोली प्राइसेस ड्रॉप ओवर टाइम, इट्स कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मार्केट स्कीमिंग प्राइस। ठीक है, बाजार मलाई उतारने वाली नीति। ठीक है, ये क्या होता है? मैंने बताया था स्कीमिंग प्राइस की, जब भी कोई नया प्रोडक्ट होता है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर में नेट और सेट में दोनों बार आ चुका है कि कोई नया जो प्रोडक्ट होता है ना उसका प्राइस डिसाइड करने के लिए स्कीमिंग होता है। जिसको इतना भी वर्ड याद है ना कि नए प्राइस के लिए कर लेगा, तो प्रीवियस
स्कीमिंग का मतलब होता है कि जब मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है ना, उसकी प्राइस डिसाइड करना। ये क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास में और क्लास में डिस्कस हो चुका है। एक मिनट, कहाँ है? देखो, अलग अलग ऑप्शन है, पर हमको ये देखना है कि हमने जो बुक में क्या पढ़ा है, क्योंकि ऐसे तो आप अपने दिमाग से क्वेश्चन तो नहीं लगाओगे, उसको जो नाम दिया है आपको वही याद रखना। स्कीमिंग मतलब मैंने बताया था, एक स्कीम होती है, एक रणनीति होती है कि प्राइस डिसाइड करने के लिए। ठीक है, आपने मार्केट में प्रवेश करा हो तो हम उसमें वो भी देखते हैं ना, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस में हम वो देखते हैं कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हो, फ्रेंचाइजी ले रहे हो, वो उसका पार्ट है। क्लियर है? बताया था मैंने कि फ्रेंचाइजी लेना, लाइसिंग लेना, कि आप अगर मार्केट में एंटर कर रहे हो उसका मतलब ये थोड़ा ना प्राइस डिसाइड कर रहे हो, उसके लिए स्कीमिंग मेथड है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। सेल्स प्रमोशन, सेल प्रमोशन में क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं हम सेल प्रमोशन क्यों कर रहे हैं बताओ? इंसेंटिव टू बाय, कि कहीं ना कहीं उसको खरीदो। ठीक है, रीजन टू बाय, खरीदने के लिए, बायर सेटिस्फेक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको बार बार यहां से हटाना पड़ता है। और ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। ठीक है, पढ़ो इसको। बाइंग डिसीजन प्रोसेस हैज सम सीक्वेंशियल स्टेज, रॉबिन्सन एंड एसोसिएटेड हैव कॉल्ड दिस स्टेज। तो क्या बोलेंगे इस स्टेज को? जब आप परचेज, कहीं ना कहीं परचेज डिसीजन कर रहे हो, कोई चीज खरीदना, देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये बाय फेज है। सिंपल क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? देखो कि क्रय निर्णय प्रक्रिया, कि आप कहीं ना कहीं कोई चीज परचेज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या करोगे? डिसीजन लोगे। डिसीजन लोगे ना, मार्केट जाओगे, चार चीजें देखोगे, उसमें से आपको लगेगा ये ऑप्शन हमारे लिए बेटर है, ये बुक हमारे लिए बेटर है। मार्केट जाओगे, चार बुक मिलेगी। तो जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो तो उसकी जो प्रोसेस होती है एक सीक्वेंस में होती है। ऐसा तो नहीं पहले पैसे दोगे फिर सामान लोगे, पहले देखोगे, ऑप्शन देखोगे। तो उसको क्या बोलेंगे? एक फेज होता है, एक अवस्था होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। वैसे सिंपल है, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, है ना? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। तो इसमें क्या आ जाएगा? जो सर्विसेज होती है, सर्विसेज मतलब क्या हो गया कि आपको जो सेवाएं दे रही है, जैसे मैं आपको टीचिंग मतलब पढ़ा रही हूँ तो ये सर्विस हो गई, बैंकिंग हो गई है, ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, ये सब सर्विस है। तो सर्विस को हम कहीं ना कहीं इंटेजेबल होता है। ठीक है, नाशवंत सौमित, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आप थोड़ा सा अगर चीजें अच्छे से पढ़ते हैं ना तो कर लेते हैं। अच्छे करके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्ट मार्केटिंग। किसको डायरेक्ट मार्केटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे? तो क्या आएगा इसका आंसर? फ्रेंचाइजी नहीं आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे है? क्योंकि ये हम खुद से तो नहीं कर रहे हैं, कोई और हमको जो अपना बिजनेस टिप्स दे रहा है कि ऐसे बिजनेस आपको करना है, जिसमें इसमें आपका आ जाएगा पिज्जा जो डोमिनोज वाला होता है, वो उनको खुद का नहीं होता है, फ्रेंचाइजी लेते हैं। फ्रेंचाइजी मतलब किसी से पैटर्न लेना या इस टाइप से रेसिपीज लेना, वो होता है फ्रेंचाइजी। तो इनडायरेक्ट ये है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट में ये तीन चीज हो जाएगी। तो एलिमिनेशन मेथड हो गया है, या कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ये सारी चीजें हेल्प करती है आपको। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसी टाइप से आपको मार्केटिंग के क्वेश्चन आएंगे। देखो रूरल वाला मैं हमेशा इसलिए बताती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देखो कॉमन फीचर्स ऑफ रूरल कंज्यूमर, कई बार क्लास में बताया ना रूरल के बारे में कि रूरल में क्या होता है। रूरल वाले, जैसे मैंने बोला कि आप अगर ग्रामीण परिवेश में जाओगे तो वहां का कल्चर, सभ्यता अलग है। तो पहली बात तो क्या होता है? लो पर कैपिटल इनकम। तो वो इतना एक्सपेंसिव या लग्जरी में शो नहीं करते हैं, वो एकदम सिंप्लिसिटी में रहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका एक्सपेंसेस कम होता है और परचेसिंग पावर भी इतना नहीं रखते हैं कि कम में काम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फर्म्स डिसीजन अबाउट इट्स मार्केट लॉजिस्टिक इंक्लूड। तो इसमें क्या आएगा? एक जो फर्म होता है, मार्केट होता है, वहां पे आप ये देख रहे हो कि उनसे डिसीजन से रिलेटेड क्या आएगा। तो सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग आ जाएगा, वेयर हाउसेज, इन्वेंट्री। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, बहुत बड़ा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है? 131 ना? नहीं नहीं, डी नहीं आएगा इसका आंसर, नहीं आएगा। ठीक है, पहले तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ो।
ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, तो ये क्लास में डिस्कस तो नहीं करा हमने, लेकिन फिर भी जैसे कंपनी होती है, कंपनी में कितने मेंबर्स होना चाहिए, एम्प्लॉइज होना चाहिए, उससे रिलेटेड फैक्टर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 में आ जाओ। ये है कॉम्पिटिशन एक्ट। ठीक है, और कॉम्पिटिशन एक्ट से पहले क्या आया था, एमआरटीपी आया था, 1969 में आया था, और इसी का अपडेटेड वर्जन क्या है, ये कॉम्पिटिशन एक्ट है। क्लियर है? कंपटीशन का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपटीशन एक्ट इसलिए आया था, मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली मतलब एक ही इंसान जो होगा मार्केट में राज करेगा, तो उससे क्या हो जाएंगे, प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इन्होंने बताया था जो एमआरटीपी एक्ट है उसका पर्पस नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी आएगा, टू प्रिवेंट कंपटीशन इन द मार्केट, कि मार्केट में क्या करना, प्रतिस्पर्धा को रोकना, रोकना नहीं, मार्केट में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना काम इसका। ये भी कारण है कि मार्केट में अगर एक इंसान होगा तो महंगी देगा वो चीजें, अगर चार चीजें हैं, चार ऑप्शन है, तो फिर वो प्राइस भी वैसे ही रखेगा। ठीक है, जैसे आप कहीं बाहर चले जाते हो तो आपको रेट हाई मिल जाते हैं, क्यों, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब आपको लेना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलो, ये आपका एलएलपी एक्ट से आया था। इन टर्म ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, who is not eligible to become a partner in a limited liability partnership। बताओ क्या आएगा इसका ऑप्शन? हाँ, ठीक है, तो इसका आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। बाकी तो सब इसके लिए कहीं ना कहीं पात्र हैं, क्योंकि कंपनी बनाना है तो इंडियन कंपनी, वेदर प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, ये भी आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप रखना डी, याद रखना। ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है। पार्टनरशिप मतलब किसी आप बिजनेस इंस्टीट्यूशन में आप एक अलग अलग लोगों को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहे हो और एक कंपनी इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, इफ एन इंडियन रेसिडेंट ही, अच्छा ठीक है, देखते हैं। इफ एन इंडियन रेसिडेंट राइट अ बिल ऑफ एक्सचेंज अप ऑन अदर इंडियन रेसिडेंट, द पेमेंट ऑफ विच इज टू बी मेड आउट ऑफ इंडियन, सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, बताओ। ठीक है, इसको बोलेंगे फॉरेन बिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मतलब गलत है। ठीक है, और हाँ आप लोग जो है, आपको इसकी आंसर या पीडीएफ चाहिए तो आप ना जो नंबर है स्क्रीन पे उस पर मैसेज कर दीजिएगा। स्टूडेंट का पेपर है तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये आंसर नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने, इसका आंसर क्या आएगा, फॉरेन बिल हो जाएगा, कि एक भारतीय जो निवासी है, अन्य भारतीय निवासी बिल में पत्र लिखता है और उसका भुगतान भारत से बाहर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन बिल। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, अगर अच्छे से पढ़ते तो आंसर सही होता। एग्जाम टाइम में ऐसा दिमाग नहीं चलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 135 में बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट रिकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, किसमें रिलेटेड नहीं है, तो बताओ क्या रिलेटेड नहीं है। देखो पढ़ो ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों सही है। बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन इसको थोड़ा आराम से शांति से पढ़ो। ठीक है, अंडर वॉट कंडीशन अ सेलर इज कॉल्ड अ अनपेड सेलर, किसको अनपेड सेलर कहेंगे, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या आएगा बताओ, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, हम्म, चलो ठीक है आगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। द पर्सन
अपॉइंटेड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मतलब बिचौलिया बोल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे, कि बीच में कहीं ना कहीं वो आपके बीच में काम कर रहा है, आपको प्रॉपर्टी लेना है तो एक आता है ना ब्रोकर आता है, वो आपको बताता है ऐसी प्रॉपर्टी ऐसे ऑप्शन है, तो उसको बोलेंगे एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आया, इसमें से बताया कौन सा वैलिड नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, बाकी ऑप्शन इसके राइट है। इनलीगल बता रखा है ना कि आप इनलीगल तरीके से कर रहे हो, तो इसका आंसर सी आएगा। ठीक है, अब ये जो आईटी एक्ट, इससे क्वेश्चन आ गया। आईटी एक्ट आया था आपका 17 अक्टूबर 2000 में आया था। ठीक है, कि आईटी एक्ट जो है इनमें से कौन सा इसका उद्देश्य है, पर्पस है, बताओ क्या आना चाहिए। ऑल ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा इसका। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। मैंने बोला था जीएसटी से क्वेश्चन 100% आएगा, और आ गया है। जीएसटी से क्वेश्चन अभी एग्जाम हुई थी ना यूजीसी नेट, तो उसकी स्लैब्स पूछ ली थी, अभी फिर से आया, और अभी जून में फिर से आएगा। तो जीएसटी से पूछ लिया इन्होंने, जीएसटी की कौन सी इसमें, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी, विशेषता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस आएगा। ठीक है, चलो पढ़ो इसको। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसको मैं समझा देती हूँ। देखो, इफ एन एजेंसी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड करिंग कॉफीज इन इंडिया, देन व्हाट पोर्शंस विल अ एग्रीकल्चर इनकम इन अ सच अ सिचुएशन। देखो, दो टाइप की इनकम होती है, एक एग्रीकल्चर इनकम होती है और एक नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। बस कुछ बचे हैं, 5 एक क्वेश्चन और बचे हैं, 8 क्वेश्चन बचे ना, 150 तक हो जाएंगे। देखो, इफ एन एजेंसी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड करिंग कॉफी, हम देखो ये इनकम टैक्स से क्वेश्चन आया है। इनकम टैक्स में क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम से जनरली क्वेश्चन आते हैं, अभी भी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगी। एग्रीकल्चर इनकम में दो टाइप से होता है, एक एग्रीकल्चर इनकम होती है, दूसरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। एक कहीं ना कहीं आपको जो एग्रीकल्चर कर रहे हो, खेती कर रहे हो, उससे प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरा कहीं ना कहीं आप बिजनेस पर्पज से कर रहे हो, जैसे आपने कर दिया कहीं ना कहीं जो है नर्सरी नर्सरी कर दिया, तो ये बिजनेस पर्पज से कर रहे हो। तो इसमें ये कॉफी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉफी के बारे में इसका जो एग्रीकल्चर इनकम का रेशो होता है 75% होता है, और 25 जो रेशो होता है, ये आपको रेशो याद रखना है। वैसे टी का रेशो बताती हूँ मैं, टी का आएगा आपका 60-40 का रेशो, कितना आएगा,
तो ऐसे एक टेबल दे रखी है, वो आपको पूरी याद करनी है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। जैसे इस बार कॉफी का पूछा, नेक्स्ट टाइम टी का पूछ लेंगे। तो टी का जो रेशो होता है 60% एग्रीकल्चर इनकम में आता है, 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक जो है अदर सोर्स में आ जाएगा या बिजनेस में, कि आप उससे एक बिजनेस भी तो कर रहे हो, बिजनेस हो गया है। क्लियर है? ठीक है, रीड करो ये क्वेश्चन, अच्छा है। ठीक है, न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1000 पर मंथ। ठीक है। सरचार्ज इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल व्हेन द टोटल इनकम, मतलब उसकी जो टोटल इनकम इससे ज्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं टैक्स लगता है, एक्स्ट्रा भार होता है, अधिभार होता है। तो कितने पे होगी? ठीक है, 50 लाख पे हो जाएगी। सर चार्जेस मतलब होता है कि आपकी जो इतनी इनकम होना चाहिए उस लिमिट के दायरे से बाहर हो रही है, तो एक्स्ट्रा जो चार्जेस इंक्लूड हो रहे। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, इसमें आपको बोल रखा है कि ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो कब रिप्लाई कब होगी? ठीक है, तो इसका क्या आएगा? फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, क्योंकि आपको जो ग्रेजुटी मिल रही है, ठीक है, वो टैक्स फ्री होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, इसमें भी देके रखा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेबल बाय बैंक कोऑपरेटिव बैंक notifier post office scheme during a financial year does not exceed tax is a not a deducted its source 40,000, मतलब 40,000 होगा, 50,000 जो होंगे सीनियर सिटीजन उनके लिए होगा, तो उन पर डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन getting in a respect of rent paid for a residential house अंडर सेक्शन 80 जीजी ऑफ इनकम टैक्स 1961। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका इनकम टैक्स होता है, हाँ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 5000 आएगा, कि आप जो आयकर अधिनियम में इनकम टैक्स में 1961 में 80 जो जीजी, जिसमें क्या बता रखा है आपका, आपने कोई आपका मकान है वो आपने रेंट पे दे रखा है, ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस के बारे में दे रखा है, तो वहां पे किराए की कटौती की सीमा बता रखी है। अगर 5,000 मिल रहा है तो उस पर क्या ही टैक्स लोगे? इस पर हम छूट दे देंगे कि 5,000 पे टैक्स थोड़ी ना ले सकते हैं, कि किसी का घर है 5,000 पे, लेकिन अगर किसी का ज्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है ना तो उस पर टैक्स लगता है। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 रीड करो। देखो इसका आंसर आएगा 2 लाख। इसको पढ़ लेते हैं। एबीसी लिमिटेड एंड एक्स वाई लिमिटेड गोट अमलगेशन इन दिसंबर 2021, मतलब कहीं ना कहीं दो कंपनी मिलके एक आरपी नाम से बन गई है, तो क्या मर्ज हो गई, तो क्या नाम हो गया है? आरपी। To form a new company RP Limited, the total expenditure for the purpose of amalgamation was rupees 10 lakh. The amalgamation of expenditure deducted from assessment, तो उसमें ये बताया रखा है कि 2 लाख रुपए की कहीं ना कहीं उनको छूट मिलेगी कट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों एक साथ मर्जर हुए हैं, इसके लिए सीमा है, तो ये भी प्रावधान उसमें इंक्लूड है। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन रीड करो। इसका आंसर आएगा 6 मंथ। ठीक है, इन केस ऑफ एप्लीकेशन मेड बाय द एक्सेस यूएस अंडर सेक्शंस 144 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, द असेसिंग ऑफिसर शल reflected the order refuse and reflection with days from the end of month in which the application is received by assessing of ऑफर्स, मतलब 6 महीने के लिए उसको स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। इसमें ये बताया है अगर कोई आप एप्लीकेशन देते हो 6 मंथ के लिए ही वैलिड होगी। 6 मंथ के बाद कोई, क्योंकि आप अगर कुछ आपसे मिस्टेक भी हो गई, आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है, तो 6 मंथ के अंदर आप कर सकते हो, उसके बाद तो ड्यूरेशन निकल जाती है। अच्छा,
आपने ये देख के लगाया क्या? अच्छा ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, कि आपको 3 साल के लिए जो आप टैक्स दे रहे हो, देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, जितने भी 80 हो गए या एग्रीकल्चर हो गए या रेंट हाउस प्रॉपर्टी वाला है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए वो याद रखना। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल स्टेटअप इज 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स डिराइव्ड फ्रॉम सच बिजनेस फॉर उस कितने साल के लिए दे देते हैं? 3 साल के लिए 100% वो डिडक्ट कर देते हैं। कि आपका बिजनेस नया नया तो एकदम से थोड़ा ना टैक्स वसूलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, आंसर की पीडीएफ चाहिए, तो ये आंसर जो है किसी स्टूडेंट के हैं, तो आप जो है कोचिंग में जो नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।